एक तरफ फिक्स सपोर्ट होगा एंड अदर इज कैंटिलीवर बीम की डेफिनेशन है कि वन सपोर्ट इज फिक्स, एक तरफ फिक्स सपोर्ट होगा एंड अदर साइड फ्री। तो बीम में एक तरफ सपोर्ट दिया जाए, दूसरी तरफ फ्री। जैसे ये, जैसे नहीं हम लोग बालकनी निकाल लेते हैं बिल्डिंग में, कैंटिलीवर, हवाई जहाज के जो विंग्स लगे रहते हैं, कैंटिलीवर, मतलब लाखों एग्जाम्पल हैं, ठीक है। इसे कैंटिलीवर बीम कहेंगे। अब सुनो ध्यान से अगली बात। अगर इस कैंटिलीवर बीम में मैं बात करूं, यहां फिक्स सपोर्ट है और मैंने लोड लगाया ऐसा, पी का लोड लगाया, जनरलाइज लोड, तो यहां बताओ अननोन कितने होंगे? आर वर्टिकल भी अननोन, आर हॉरिजॉन्टल भी अननोन और आर सॉरी एम रेजिस्टेंस भी अननोन। तीनों रिएक्शंस आएंगे। तीन इक्वेशन लगा सकते हैं, वर्टिकल फोर्स 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 और मोमेंट से 0। तीन अननोन, तीन इक्वेशन, इतनी तो मैथमेटिक्स सबको आती होगी, जितनी इक्वेशन उतने ही अननोन सॉल्व हो सकते हैं। तो अननोन कितने हैं? 3। इक्वेशंस कितनी हैं? 3। इसका मतलब है हेंस डिटर्मिनेट भी। ठीक है। अगर इक्वेशन से अननोन बराबर है या कम है तो वो डिटर्मिनेट है, ठीक है। बराबर है या कम है वो डिटर्मिनेट है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि आप अननोन कम हो इक्वेशन से या बराबर नोन्स, तो ये डिटर्मिनेट होती है। मतलब कैंटिलीवर एक डिटर्मिनेट बीम। एसएसबी पे कि बोथ सपोर्ट आर सिंपल सपोर्ट, दोनों तरफ के सपोर्ट सिंपल सपोर्ट। या दोनों तरफ रोलर हो सकता है। ब्रिजेस में ये वाली यूज करते हैं, एक तरफ सिंपल सपोर्ट और एक तरफ रोलर सपोर्ट। वजह है क्योंकि एक्सपेंशन होता है ना यार, फैलती है गर्मियों में और ठंडियों में ब्रिज सिकुड़ता है, तो ये फ्री टू एक्सपेंड भाई, फैलेगा सिकुड़ेगा, अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। लेकिन सोचो अगर दोनों तरफ हिंज कर देते, दोनों तरफ हिंज कर देते तो गड़बड़ हो जाती। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ,
ब्रिज को इस तरह से नहीं बना सकते दोनों तरफ हिंज करके, ये नॉट प्रेफर्ड है, क्योंकि अगर दोनों तरफ हिंज कर दोगे तो गर्मियों में ये ऐसे हो जाएगा और ठंडियों में ये सिकुड़ जाएगा। तो जनरली प्रेफर नहीं होते, लेकिन चलो क्वेश्चन तो लगा ही सकते हैं ना। जैसे मैं 3 एग्जाम्पल देके समझाता हूं, डिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट। जैसे मैंने इसमें लोड लगाया P, इसमें ऐसा तिरछा लोड लगाया P, और इसमें भी ऐसा तिरछा लोड लगाया P, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इसमें डाउनवर्ड लोड लगाया P, ठीक। बहुत जल्दी से मैं बताता हूं। देखो यहां पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी A पे, B पे भी आएगी नॉन जीरो। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन A की 0 होगी और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन B की भी 0 होगी। अरे हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स ही नहीं है, मोमेंट रिएक्शन होगी नहीं, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन लिखना चाहते तो लिख दो, मोमेंट रिएक्शन 0, मोमेंट रिएक्शन एट B भी 0। ऑब्वियसली डिटर्मिनेट है, क्योंकि इक्वेशन 3 है और अननोन 2 ही है, आराम से निकल आएंगे। यहां देखो अगर यहां पे हॉरिजॉन्टल तो 0 ही होना है, मतलब सेम ही आंसर होगा, हॉरिजॉन्टल 0 होना है, यहां भी 0 होना है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अगर इसमें अब P का लोड लगा तो ये तो मूव कर जाएगा, मोशन आ जाएगा, मतलब ये तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है, तो ये नॉट अ बीम, क्योंकि बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो फिक्स रहता है, जाता आता थोड़ा ना है, ये तो चल देगा, नॉट अ बीम, क्योंकि यहां पे मोशन आएगा। इसलिए ये बीम ही नहीं, सब्जेक्ट ही बदल गया, मैकेनिक्स हो गया है, इसलिए कुछ करने की बात ही नहीं। लेकिन हाँ ये बीम है, अपने जगह से मूव नहीं करेगी। लेकिन यहां देखो और फिर रिएक्शन बताने का कोई मतलब ही नहीं, लेकिन आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो कि A पे वर्टिकल रिएक्शन नॉन जीरो होगा और B पे भी वर्टिकल रिएक्शन नॉन जीरो होगा, पर ये सब्जेक्ट मैकेनिक्स होगा। आ जाते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। तीसरे एग्जाम्पल में देखो एंगल में लोड लगा है, मतलब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नॉन जीरो होगा ए का, वर्टिकल रिएक्शन ए का नॉन जीरो होगा। सिमिलरली बी पे भी दोनों रिएक्शन आएगी, आर बी हॉरिजॉन्टल नॉन जीरो होगा, आर बी वर्टिकल भी नॉन जीरो होगा। अननोन कितने हैं? 4। मोमेंट रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि हिंज है, तो 4 अननोन और इक्वेशन कितनी बनती है? 3। सॉल्व नहीं हो पाएगा भैया, मतलब ये वाला केस इनडिटर्मिनेट बीम है। इनडिटर्मिनेट बीम है और कितने अननोन से? 4। इक्वेशन कितनी? 3। कितना एक्स्ट्रा अननोन है? 1। तो इसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर इनडिटर्मिनेट।
लेकिन यहीं पे देखो, यहाँ पे आर हॉरिजेंटल ए पे 0 होगा, क्योंकि हॉरिजेंटल फोर्स ही नहीं है। आर वर्टिकल ए पे नॉन जीरो होगा, यहां भी वही होगा। आर हॉरिजेंटल बी 0 होगा और आर वर्टिकल बी नॉन जीरो होगा। तो ये वाली डिटर्मिनेट बीम है। मतलब सिंपली सपोर्टेड में भी बीम हो सकती है इंडिटरमिनेट, पर वो प्रेफर नहीं करते हैं। क्या ये बातें समझ में आई आपको? नहीं आई तो पूछ लेना भाई, देख लो आराम से, ठंडे दिमाग सोचो, जल्दबाजी ना करो, आराम से सोचो। भागने नहीं देंगे तो दोनों तरफ के सपोर्ट उसको फोर्स लगाएंगे। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? मोशन को रेजिस्ट कर दें। तो प्रिंस तब डिटर्मिनेट होगा। तर केस में तो डिटर्मिनेट है ना। नोटेड। चलो आगे आओ। ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम ओवर हैंगिंग बीम, तो इसको डिफाइन कर दीजिए। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ ओवर हैंगिंग स्पैन। वाई फोर्थ बीम इज डिटर्मिनेट। भैया फोर्थ बीम में लोड लगा है पी का डाउनवर्ड, हॉरिजेंटल लोड है नहीं, तो हॉरिजेंटल रिएक्शंस भी नहीं है, वर्टिकल रिएक्शंस हैं। और आप 3 इक्वेशन बना सकते हो। कौन सी 3 इक्वेशन? वर्टिकल फोर्स 0, हॉरिजेंटल फोर्स 0 और मूवमेंट 0। तो अननोन कितने हैं इसमें ये देखा करो। अननोन कितने? 2 ही तो अननोन है। वर्टिकल ये अननोन है, ये वही अननोन है, 2 अननोन है। इक्वेशन कितनी है? 3। सॉल्व हो जाएगा। अननोन से ज्यादा हो, इक्वेशन कम हो, तब सॉल्व नहीं होगा। ओवर हैंगिंग बीम, तो ये तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा बाहर निकला रहता है। ठीक है, ये यहां लोड लगा दिया। तो अगर इस तरह से लोड लगा है तो अब मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन सोचो, इस पे हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं आएगी, इस पे हॉरिजेंटल रिएक्शन नहीं आएगी, क्योंकि हॉरिजेंटल लोड ही नहीं है। और अगर हॉरिजेंटल लोड भी होता तो इस पे हॉरिजेंटल रिएक्शन 0 ही होती, लेकिन इस पे हॉरिजेंटल रिएक्शन होती। लेकिन अगर हॉरिजेंटली कोई लोड नहीं है
तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0, दोनों में वर्टिकल रिएक्शन होगी। इक्वेशन कितनी 3, तो ऑब्वियसली ये डिटर्मिनेट है। बना लीजिए इसको। सिंपली सपोर्टेड बीम का मतलब होता है बोथ टाइप ऑफ सपोर्ट आर सिंपल सपोर्ट। तो दोनों तरफ के सपोर्ट सिंपल हो तो सिंपली सपोर्टेड, और ओवरहैंगिंग हो, निकला हो कुछ, तो ओवरहैंगिंग भी। अगली पे आ जाओ, प्रोब्ड कैंटिलीवर। स्पैन होता है, स्पैन, SPAN, एम लिख गया क्या, SPAN है भाई। स्पैम का मतलब तो कुछ और हो जाएगा, स्पैन होता है SPAN। प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम क्या होती है कि एक तरफ तो कैंटिलीवर बीम होती, मतलब एक तरफ फिक्स होता है और दूसरे तरफ यहाँ पे सपोर्ट दे देते हैं, हिंज सपोर्ट होता है या सिंपल सपोर्ट होता है, ठीक है। तो प्रोब्ड कैंटिलीवर बीम, सो ये एक कैंटिलीवर बीम ही है with support at free end। अब देख लेते हैं ये डिटर्मिनेट है कि इनडिटर्मिनेट है। जैसे मैं 2 एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, ए और बी। तो पहले आराम से सोचो, ए पे मूवमेंट रेजिस्टेंस भी आएगा, MA नॉन जीरो होगा, ये सपोर्ट बीम को नीचे नहीं जाने देगा, मतलब वर्टिकल रिएक्शन A की नॉन जीरो होगी। हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है, फोर्स तो डाउनवर्ड है, तो ऐसे डायरेक्शन का कोई फोर्स ही नहीं है, इसलिए रिएक्शन हॉरिजॉन्टल एट A 0। अब यहां की बात कर लें, हिंज है, पिन लगी है, मतलब ये बीम को घूम जाने देगा, ऐसे कोई मतलब नहीं। मोमेंट रिएक्शन 0 होगी, वर्टिकल रिएक्शन होगी नॉन जीरो होगी,
और हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स ही नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी बी पे, अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स होता तो बी पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आती, लेकिन अब है ही नहीं, फोर्स ही नहीं है, तो रिएक्शन भी जीरो। अब देखो गिनो अननोन कितने, गिनो अननोन हुए 2 2 4 और इक्वेशन कितनी बनती है, इक्वेशन बनती है 3, तो 3 इक्वेशन से 4 अननोन तो नहीं निकाल सकते, तो ये हो गया इनडिटरमिनेट और फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट है। फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट। एक और एग्जांपल मैंने लिया है ताकि और क्लियरिटी आ जाए। जैसे अब मैंने कहा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों फोर्स लगा, भाई एंगल में फोर्स लगा, इसका मतलब दोनों फोर्स लगे, वर्टिकल फोर्स भी लगा, हॉरिजॉन्टल भी लगा। इसको दो कंपोनेंट में भी तोड़ सकते हो, दो फोर्स लगा सकते हो इसे हटा के। तो इतना मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें क्लियर है। तो अब देखो यहां पे मोमेंट रिएक्शन ए की नॉन जीरो होगी, वर्टिकल रिएक्शन ए की नॉन जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ए की नॉन जीरो होगी, तीनों ही होंगी। पर ये है हिंज सपोर्ट बी वाला, तो मोमेंट रिएक्शन बी की जीरो होगी, पर वर्टिकल रिएक्शन बी पे नॉन जीरो होगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन बी पे भी नॉन जीरो होगी। तो अननोन कितने हुए, 5, इक्वेशन कितनी है 3, कितना और इक्वेशन जरूरत है 2, या 2 एक्स्ट्रा अननोन है, उतना ही ऑर्डर इनडिटरमिनेट, तो ये होगा सेकेंड ऑर्डर इनडिटरमिनेट। अब मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। नदीम तुम्हें देख नहीं रहा, पहले वाले में मूवमेंट भी तो है, हाँ पहले वाले। आप देखो ये समझो, यहां पे पहले वाले में इसलिए मैंने लिखा कि अननोन जो है ये सॉल्व नहीं होगा। कैसे, 3 इक्वेशन हैं और अननोन 3 हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन आप सोच के देखो हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन तो बेकार हो गई ना, हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन तो बेकार हो गई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली रिएक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें ये अननोन 3 हैं, लिख भी देता हूं, इक्वेशन भी 3 है, बिल्कुल सही कह रहा हूं, इक्वेशन भी 3 है, अननोन भी 3 है, लेकिन ये इनडिटरमिनेट है। कैसे, अगर मैं इसको निकालने चलूंगा तो यहां पे वर्टिकल 2 रिएक्शन है और एक मोमेंट वाली इक्वेशन भी है, पर एक इक्वेशन आपके किसी काम की नहीं है, ये वाली F horizontal 0 has no use। इसलिए मैंने लिखा कि इक्वेशन रियल में देखा जाए तो इक्वेशन रियल में 2 ही है, क्योंकि जब दोनों ही हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 हैं तो हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस करा के आप करोगे क्या, ठीक है ना। तो अभी भी ये फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट है, क्योंकि काम के इक्वेशन 2 ही है, ठीक है। और यहां देखो, यहां पे आप तीनों इक्वेशन यूज में ले सकते हो, तो यहां 2 है और 3 अननोन है, जिसको मैंने ऐसे लिख दिया था कि 3 है अननोन 4 है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला किसी काम का है ही नहीं। अब 3 इक्वेशन बन सकती, लेकिन एक इक्वेशन किसी काम की नहीं, तो उसका क्या यूज भाई। हॉरिजॉन्टल फोर्स होते
तब तो यूज होता। तो इक्वेशन 2 ही है, अननोन है 3। लेकिन आंसर में ये कोई नहीं पूछता अननोन कितने हैं, ये कितना है, ये पूछता है फर्स्ट ऑर्डर इंडिटरमिनेट, मतलब दिस इक्वेशन हैज नो यूज, इसका कोई यूज ही नहीं है। क्या करोगे उसको आगे बताओ? सारे हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो कर दो। कैसे? 0 + 0 = 0, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। तो अननोन 3 है, इक्वेशन 2 है। जीरो ही है तो वो इस इक्वेशन को लगाने से फायदा क्या है? इक्वेशन क्या है? इक्वेशन देखो मैं लिख भी देता हूं, ये इक्वेशन अभी आएंगी। ठीक है, पहले आप नोट कर लो वो इक्वेशन क्या है। देखो जैसे मैं लिख देता हूं वर्टिकल फोर्स 0, तो सारे वर्टिकल फोर्स जोड़ दो। कैसे? आर, मैं इक्वेशन भी लिख देता हूं, कितनी इक्वेशन बनेगी? वर्टिकल इक्वेशन बनेगी कि वर्टिकल रिएक्शन है आर वी ए प्लस आर वी बी बराबर हो गया पी, इक्वेशन 1। इसे बोलेंगे एफ वर्टिकल 0। अब हॉरिजॉन्टल वाली तुम लगाना चाहोगे तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन तो वैसे ही 0 है, वहां भी 0 है, तो अगर हम 0 + 0 = 0 लिखेंगे तो ये तुमने लिखा एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 0। और तीसरा आप मोमेंट ले लोगे, तो मोमेंट ले लोगे, बी पे मोमेंट ले लो मान लो, तो ये हो गई एक इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन। और तीसरा जो है नेट मोमेंट 0 करते हैं, इसका मतलब मोमेंट ले लो आप बी पे, मोमेंट एट बी लिखो नहीं, ये सब आगे आएगा। तो बी पे अगर आप मोमेंट लोगे तो बी की रिएक्शन का मोमेंट तो 0 ही हो गया वर्टिकल वाली, और मोमेंट आएगा P × L, मान लो L/2 है, तो ये मोमेंट आएगा P × L/2, और यहां पे मोमेंट आएगा माइनस के, क्योंकि ये ऊपर होगी, RVA × L पूरी दूरी, और एक MA भी आएगा, क्योंकि MA का मोमेंट भी तो है, इसको 0 करोगे। देखो मैंने तीनों इक्वेशन लिख दी, वो इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो आप देखो ये तो किसी काम की रही नहीं। एक इक्वेशन बनेगी RVA + RVB = P, और एक इक्वेशन बनेगी PRVA MA = 0। तो आप सोचो अननोन 3 है लेकिन 2 ही इक्वेशन तो हैं, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। करके देख लो, सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तैयार हो, बचपन से रिएक्शन तो निकालते ही आ रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगली बीम का नाम क्या था? कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम का है मतलब कि कई सारे सपोर्ट हों, कई सारे सपोर्ट दे रखे हैं, मोर देन 2 सपोर्ट। ठीक है, मोर देन 2 सपोर्ट्स। अब सोचो यहां पे मैंने अगर ये लोड लगाया P का, अब सुनना मेरी बात सुनना, तो देखो अगर P का लोड लगाया तो तीनों में ABC में वर्टिकल रिएक्शन आएगी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आएगी, और तीनों मोमेंट रिएक्शन भी 0 होगी। मैं लिख देता हूं A पे वर्टिकल नॉन 0, हॉरिजॉन्टल A का 0, मूवमेंट भी 0। B पे वर्टिकल रिएक्शन नॉन 0,
बी का हॉरिजॉन्टल 0 और बी का मोमेंट भी 0। और सिमिलरली सी पे भी, सी वर्टिकल नॉन जीरो, आर सी हॉरिजॉन्टल 0 और मोमेंट एट सी 0। ठीक है। अब तुम कहोगे सर 3 इक्वेशन अननोन कितने हैं? 3 अननोन से 3 और इक्वेशन 3 होती, इक्वेशन 3 होती ना। लेकिन सोचो हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0, ये इक्वेशन किसी भी काम की नहीं है। हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 इक्वेशन किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि आप 0 0 0 बराबर 0 लिख दोगे, इसका मतलब इक्वेशन 2 ही है, इक्वेशन 2 ही है, अननोन 3 है। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट। आई थिंक अब बात काफी हद तक समझ में आ रही होगी। ये है फर्स्ट ऑर्डर इनडिटरमिनेट। नदीम ये मैकेनिक्स में होगा आपका। वैसे अभी आएगा थोड़ा बहुत। इक्वेशन होंगी, ये बेकार हो जाएगी, पर मोमेंट वाली तो काम करेगी ना। तो वर्टिकल फोर्स 0 और मोमेंट ले लो किसी भी सपोर्ट पे। समझने का भाई, बोथ सपोर्ट्स आर फिक्स सपोर्ट। बोथ सपोर्ट्स आर फिक्स सपोर्ट। ठीक है। अब ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट में तीनों रिएक्शन आ सकती हैं, मोमेंट वाली भी। अरे ऊपर लिखाया था जब फिक्स सपोर्ट पढ़ाया था उसे तो देखो, तो यहाँ पे मोमेंट रिएक्शन भी नॉन जीरो है, वर्टिकल रिएक्शन भी नॉन जीरो है, पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन जीरो होगी। वजह क्या है? लोड नहीं। ठीक है। यहां पे बी पे मोमेंट रिएक्शन नॉन जीरो है, और वर्टिकल ए और हॉरिजॉन्टल ए। ठीक है। तो वर्टिकल बी पे नॉन जीरो होगी और हॉरिजॉन्टल बी पे जीरो होगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स ही नहीं है। जिन्हें ये रिएक्शन समझ में नहीं आ रही, वो सपोर्ट जब पढ़ाया था फिक्स सपोर्ट, उसे तो देखो, वही रिएक्शन तो लिख देता हूं मैं। अब बताओ अननोन कितने? अननोन है 1 2 3 4। और इक्वेशन कितनी? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाली इक्वेशन इस बार भी काम की नहीं, नो यूज, क्योंकि 0 + 0 = 0 लिख दोगे। तो इक्वेशन 2 ही है, तो ये है सेकेंड ऑर्डर इनडिटरमिनेट। भाई इससे ज्यादा नहीं समझाया जा सकता। प्रवीण मोमेंट इक्वेशन काम की होगी, एक बार लग जाएगी।
यस, बिल्कुल सही। आते हैं नेक्स्ट है टाइप ऑफ लोड ऑन बीम। बीम में किस तरीके के लोड लग सकते हैं। ठीक है, तो जैसे एक बीम है, बड़ी सी बनाता हूं। इसमें सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का डब्लू लग सकता है, इसे कहते हैं पॉइंट लोड। ठीक है, डब्लू लगा होगा किसी पॉइंट पे, से बोलेंगे पॉइंट लोड। फिर कभी कभी इस तरह से लोड लगा होगा, एक चेन रखी होगी, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसका मैग्नीट्यूड डब्लू नहीं, छोटा डब्लू होता है, न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, एक एल लेंथ में लगा होता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं यूडीएल। ठीक है, पॉइंट लोड से कितना लोड आएगा टोटल न्यूटन में, तो पूरा डब्ल्यू ही आएगा। यूडीएल से पूरा लोड कितना आएगा न्यूटन में, तो यूडीएल से पूरा लोड निकालना है तो आप क्या करा करो, हमेशा याद रखो लोडिंग डायग्राम का एरिया ले लिया करो। मतलब ये पूरा एरिया ले लो, रेक्टेंगल है ना, तो इससे जो लोड आएगा वो आएगा W इंटू एल न्यूटन टोटल लोड। अच्छा, यूडीएल को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, दिस इज अगेन यूडीएल, सेम ही है ये। और जैसे कहेगा कि कोई बंदा लेटा हुआ है, ये भी यूडीएल, तो ऑल थ्री आर यूडीएल, ये तीनों ही यूडीएल की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो इसमें यूनिट होगी W न्यूटन पर मीटर, W न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर यहां पे कई बार आपको देखने को मिलेगा लोड वेरी कर रहा होगा। ठीक है, यूनिट भी देखते हैं ना भाई, फिर नहीं तो अभी नहीं ध्यान दोगे तो आगे परेशान होगे। जैसे कहेगा लोड ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है, ये भी वेरी कर रहा है। यूडीएल की फुल फॉर्म पहले लिखवा चुका हूं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, या फिर लिख देता हूं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब सुनो ध्यान से, यूवीएल जब दिया होगा, यूवीएल मान लो एल लेंथ का दिया है, तो ये वाली हाइट दी होती है आखिरी वाली, और ये भी W न्यूटन पर मीटर में दिया होता है। लोड नहीं दिया होता है, लोड इंटेंसिटी दी होती। देखो यूनिट देखो, लोड डिवाइड बाई लेंथ है। तो अगर मैं कहूं इसका नाम है यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, और इससे अगर मैं टोटल लोड बताना चाहूं, नीचे लिख रहा हूं मैं टोटल लोड को, तो वही तरीका, एरिया ले लो, एरिया, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ छोटा W L न्यूटन। क्लियर, यहां तक क्लियर है। ठीक है, फिर कई बार इसमें आपको जो है ना अलग अलग जगह पे मूवमेंट लगे हो सकते हैं। जैसे कह देगा कि यहाँ पे दो फोर्सेस लगे, P और P, या कह देगा ये लगा है M, बोथ आर सेम, इसे बोलते हैं पॉइंट मूवमेंट या मूवमेंट। यूनिट ये न्यूटन में होगा, ये न्यूटन मीटर में होगा। तो अगर मैं टोटल लोड बताऊं तो आंसर होगा P इंटू E, न्यूटन मीटर, या M न्यूटन मीटर। अब मूवमेंट है ना, तो मूवमेंट की यूनिट भी मूवमेंट रहेगी। ये सब फोर्सेस थे। जैसे कई बार एक और लोड लगा होता है, ये यूडीएम बोलते हैं, और इसमें स्मॉल m दिया होगा और यूनिट होगी न्यूटन मीटर पर मीटर। न्यूटन मीटर पर मीटर मतलब मूवमेंट की इंटेंसिटी दे रखी है।
इसे बोलते हैं यूडीएम, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, यूडीएम बोलते हैं। क्या करना है, एरिया ले लो, तो ये रेक्टेंगल बनाएगा पूरा, इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया ले लो m इंटू एल, m इंटू एल, अगर ये l लेंथ तक है, और यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर। इतने लोड आपको बीम में दिखेंगे अलग अलग जगह। कभी भी कोई लोड लगा है तो आप वेरी कर रहा है लोड, तो आप एरिया ले लें तो टोटल लोड निकल आता है। ठीक है, और यही जान लेते हैं सीजी के बारे में भी। तो देखो, जब भी ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल का सीजी यहां होता है, सीजी यहां होता है, और ये दूरी याद रखना 2l/3 होती, और यहाँ नीचे से ये दूरी l/3 होती। बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो मिड में होगा सीजी, यहाँ भी मिड में ही होगा, बाकी किसी में कोई दिक्कत नहीं। बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को, पूछ ले कृपया। लेंथ मतलब न्यूटन पर मीटर, और जब भी मोमेंट वेरी करेगा तो उसकी यूनिट होगी और इंटेंसिटी दे रखी हो। तो तीन बातें याद रखना, अगर मान लो ये B है और ये H है, पैराबोलिक लोड अगर पैराबोलिक है तो याद रखो पैराबोलिक रखना। ठीक है, अब अगर पैराबोलिक लोड हो, मान लो लोड पैराबोला में वेरी करे, और इंटेंसिटी दे रखी हो, तो तीन बातें याद रखना, अगर मान लो ये B है और ये H है, पैराबोलिक लोड अगर पैराबोलिक है तो याद रखो पैराबोला का एरिया, पैराबोला का एरिया का फॉर्मूला याद रखो। इस तरह का पैराबोला हो तो BH/3 होता है, एरिया BH/3 होता है। ठीक है, तो एरिया ले लेना। अभी हाइट अगर W है तो हम लोगों का लोड हो जाएगा, ये W है, और अगर ये लेंथ L है
डी एच से तो फॉर्मूला समझाया, अगर एक्चुअल क्वेश्चन में ये W है, ये लेंथ L है, तो लोड हो जाएगा टोटल WL/3 न्यूटन। फिर CG कहाँ होता है ध्यान रखो, इसका CG कहीं यहाँ होता है, तो CG की लोकेशन याद रखना, CG की लोकेशन याद रखना कि CG की लोकेशन होती है 3/4B पे, मतलब यहां से ये दूरी होगी 3/4B, ठीक है। यहां से भी बता सकते हैं हाइट कितना ऊंचा होगा, 3/10H, ठीक है। और एक दूसरा भी पैराबोला हो सकता है, ऐसे वाला पैराबोला, ऐसे वाला, तो अगर ये H है, ये B है, तो अगर ऐसा पैराबोला है तो इसका एरिया होगा 2BH/3, और इसका CG भी याद रख सकते हैं, इसका CG कुछ यहाँ होगा, और इसका CG जो होता है 3/8 पे होता है। ठीक है, 3/8 पे होता है। तो यहां से ये दूरी 3/8B होती, ये इधर से बताओगे तो B से घटा दो, 5/8B होती। तो ये थोड़ा याद करने पड़ेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि पैराबोलिक भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है। हाई लेवल क्वेश्चन आए तब इनकी जरूरत पड़ेगी, वैसे इतना आते नहीं। और यहां से ही बता सकते हैं 2H/5, 2H/5। यहां से ही बता सकते हैं, इसको घटा दो, तो अगर यहां से बताएंगे दूरी तो B/4 हो जाएगा, और यहां से बताएंगे दूरी तो 7H/10 हो जाएगा। तो जहां से चाहिए मतलब थोड़ा याद कर लो इसको। घटा दो ना, वर्टिकल में लिख तो दिए मैंने सारे यार।
हो गया नोटेड। ठीक है, आ जाओ SFD किसे कहते हैं। ठीक है, SFD किसे कहते हैं, डिफाइन करो। SFD को डिफाइन करो। तो ऐसे फुल फॉर्म तो आपको मैं बता ही चुका हूं, शियर फोर्स डायग्राम। ठीक है, तो लिखिए इट इज द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स, इट इज द वेरिएशन ऑफ शियर फोर्स, it is the variation of shear force with respect to x, with respect to x, small x, ब्रैकेट में लिख लो span of the beam, with respect to span of the beam। मतलब हर एक जगह का शियर फोर्स, हर एक स्पैम का शियर फोर्स आपको बताना है। जैसे एक बीम है और यहाँ पे P का फोर्स लगा है, तो अगर मैं कहूँ कि है तो ये TS है, लेकिन आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ कि किसी भी जगह पे आपको शियर फोर्स चाहिए तो राइट के सारे शियर फोर्स जोड़ दो। मतलब इस जगह शियर फोर्स भी P है, इधर भी शियर फोर्स P है, इधर भी शियर फोर्स P है, हर जगह शियर फोर्स P है। तो हमें यही बताना है हर जगह शियर फोर्स कितना है, ग्राफिकली बना देंगे और उसी को SFD बोलते हैं। अभी बनाएंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये कुछ मत लोड करो। हाँ, एक बात जरूर लिख लो जो कि मैं कई बार लिखा चुका हूं, एक बार फिर से लिखा रहा हूं और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, मैं लिख भी देता हूं कि शियर फोर्स एट एनी पॉइंट इज द algebraic summation of all shear forces either right side of point or left side of point। और एक एग्जाम्पल भी यहाँ लिख दो कि अगर मैं एक बीम लूं, यहाँ P लगा है, तो मैं कहूँगा ABC, शियर फोर्स A पे कितना है P, शियर फोर्स B पे भी कितना है P और शियर फोर्स C पे कितना है P। नदीम, अगर ये दूरी 2h/5 है, टोटल h है, तो ये दूरी h से घटा दो। कोई एक याद रख लो, लिखो इसको जल्दी से। मतलब इफ राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब किसी पॉइंट का शियर फोर्स हम राइट के सारे शियर फोर्स जोड़ रहे हैं। भाई इधर भी जोड़ सकते थे, इधर भी जोड़ सकते हो, पर ध्यान ये रखना एक ही तरफ के जोड़ना और उस तरफ के जोड़ना जहां आसान हो। भाई बी का शियर फोर्स निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, बी के राइट के सारे जोड़ दो, बी के लेफ्ट के भी सारे जोड़ सकते हो, लेकिन पहले यहाँ रिएक्शन निकालनी पड़ेगी तो थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो रिएक्शन मत निकालो, आसान जहां से पड़े वो कर दो। तो जब भी राइट से लेफ्ट
मूव करो आप, तो ध्यान रखना डाउनवर्ड शियर फोर्स, डाउनवर्ड शियर फोर्स, शियर फोर्स को हम लोग, डाउनवर्ड शियर फोर्स को हम लोग पॉजिटिव साइन कहते हैं, और अपवर्ड शियर फोर्स को हम लोग नेगेटिव कहते हैं। जैसे मैं अपने एग्जाम्पल में ही बता सकता हूं कि अगर मैं कहूं ए का शियर फोर्स बताओ, तो राइट के सारे जोड़े तो नीचे है प्लस, बी के राइट के सारे जोड़े नीचे है प्लस, सी के भी सारे जोड़े प्लस, तो ये सभी प्लस वाले ही शियर फोर्स थे, ये सभी प्लस वाले शियर फोर्स थे, क्योंकि राइट वाले या राइट से लेफ्ट जब जोड़ते हुए आए तो डाउनवर्ड शियर फोर्स को क्या कहते हैं, प्लस। अगर इसी में मैं एक और एग्जांपल दे दूं ये, और मैं पूछूं शियर फोर्स ए का कितना है, तो राइट के सारे जोड़ रहे हो, ऊपर है तो ये नेगेटिव में होगा, नेगेटिव का पी। ये माइनस वाला शियर फोर्स होगा। ध्यान रखना, अब एक एक चीज यूज होगी, कठिन चैप्टर है, अच्छे सुनते हुए चलो। ठीक है, अच्छा उल्टा भी ट्रू है कि इफ लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर डाउनवर्ड वाले नेगेटिव, अपवर्ड वाले पॉजिटिव, उल्टा हो जाता है। डाउनवर्ड वाले नेगेटिव, अपवर्ड वाले पॉजिटिव। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग बीएमडी पे, बीएमडी पे आ जाते हैं। तो बीएमडी किसे बोलेंगे, बिल्कुल वैसे ही कि इट इज द वेरिएशन ऑफ, वेरिएशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का मतलब है स्पैन, स्पैन ऑफ बी। और वही स्टेटमेंट बेंडिंग मोमेंट एट एनी पॉइंट इज द algebraic summation of all bending moment either right or left of point। जैसे मान लो ये लगा है ए पे बी पे, यहाँ m लगा है, यहाँ 2m लगा है, तो मोमेंट एट ए अगर मैं बताऊंगा तो राइट के सारे जोड़ दूंगा m, ठीक है, और b पे अगर बताऊंगा तो भी राइट के सारे जोड़ दूंगा, तो यहाँ पे भी m है, ठीक है, जैसे 3m लिख दो तो राइट के सारे जोड़ दोगे तो 2m। कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है पहले आप इतना लिख लो, फिर मैं बताता हूँ। साइन देना बाकी, प्लस माइनस भी तो लिखेंगे।
ठीक है, किसी पॉइंट का मोमेंट राइट के सारे जोड़ दिया करो या लेफ्ट के जोड़ दिया करो, राइट के जोड़ना आसान हो तो वहीं से जोड़ो, नोट करो इसे, नोट करिए जल्दी से।